यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स। तो होपफुली पहले तो आप सभी आ जाइए, स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कल तो नहीं, परसों एक नया टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दोनों ही चैनल का, हिमांशी सिंह का भी और ये वाले चैनल का भी। तो होपफुली आपको जो है वो एक नए तरीके से, फ्रेश तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। मुझे लग रहा है अभी नोटिफिकेशन गया नहीं है, खैर दैट्स ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं, पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है, गाइडेंस होती है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें वो आपको मिलती रहती हैं। ठीक है बात, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज कॉल्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी निम्न में से कौन सी अवधि यौवनारंभ या एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। पहला ऑप्शन है 6 से 9 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 से 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 13 से 16 वर्ष यानी 13 to 16 ईयर्स, और लास्ट यानी डी ऑप्शन है 17 to 19 ईयर्स। एक बार देखिए और सोचिए जवाब क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, बताइए फटाफट से। प्यूबर्टी बेसिकली जब बहुत सारे फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने शुरू होते हैं, बच्चे टीनेज की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, टीनेज की तरफ बढ़ना मतलब 13 to 16 ईयर्स। 12 के बाद पहला टीनेजर जिनको हम कह रहे हैं 13 to 16 ईयर्स, 13 से 16 साल जब परिवर्तन आएंगे। क्या कहेंगे कि जो प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, या जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन की तरफ बेसिकली स्टार्टिंग हम कह सकते हैं कि बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ जो बात सही होती है यहाँ पे। ठीक, तो 13 to 16 ईयर्स इज द राइट एज। लड़कों की आवाज भारी होनी शुरू हो जाती है, और भी बहुत सारे हमने बचपन में पढ़े हैं, बायोलॉजी में आपने भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। बिल्कुल, 13 से 16 वर्ष टीनेज की शुरुआत को हम प्यूबर्टी कहेंगे। उसके बाद आपके एडोलेसेंस तो चलती है 19 साल तक, 18 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू ऑजुबेल की एक थियरी है जिसमें 4 प्रकार की लर्निंग की उन्होंने बात की है। AMRD के नाम से मैंने आपको याद भी कराया होगा, कभी आपने मेरे से बैच में पढ़ा हो या फिर यहाँ डिस्कशन हुआ हो। ठीक, AMRD, RMRD है एक्चुअली, रोट लर्निंग, दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग, तीसरा है रिटेंशन लर्निंग, रिसेप्टिव लर्निंग, और लास्ट है आपका डिस्कवरी लर्निंग। ठीक, ये 4 प्रकार हैं। तो ऑजुबेल की अगर हम बात करें, व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, किसी समस्या का जो समाधान है वो इन 4 टाइप्स में से किस प्रकार की लर्निंग में होगा, किसी समस्या का समाधान निकालना। बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है, क्वालिटी बढ़ा के देखिए एकदम क्लियर दिखेगा, 1080p पर देखिए, लर्निंग बाय रोट यानी रटकर सीखने में आएगा ये, या फिर अर्थपूर्ण सीखना यानी मीनिंगफुल लर्निंग कहेंगे इसको, खोजपूर्ण लर्निंग यानी डिस्कवरी लर्निंग, या फिर ये डी ऑप्शन कहलाएगी विच मीन्स कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। बताइए एक बार। देखो सिंपल बात है, इसको क्या कहेंगे, लर्निंग बाय रोट तो कह नहीं सकते, क्योंकि आप समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और समस्या का समाधान रट करके तो आज तक कोई कर नहीं पाया है ना। अगर मैं बात करूं मीनिंगफुल लर्निंग की, यहां बात समझ करके सीखने की नहीं हो रही है, यहां बात समस्या के समाधान की हो रही है, किसी चीज को खोज करने की हो रही है। अगर हम बात करेंगे डिस्कवरी लर्निंग की, तो मैंने डायरेक्टली आपको डिस्कस किया था, डिस्कवरी लर्निंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल होती है। समस्या का समाधान आप डिस्कवर करेंगे, खोज करेंगे समस्या के समाधान की, कुछ नया ढूंढेंगे, नई नई प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग बनता नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लाइक करें ना करें शेयर कर दीजिएगा। आज नोटिफिकेशन गया नहीं है, मैंने दिन में ही इवेंट लगा दिया था, टेलीग्राम पे भी शेयर करना मैं भूल गई हूँ आज। ठीक है, तो कई लोगों को पता नहीं लग पाया होगा कि आज सेशन है, क्योंकि बीच में कभी कभी छुट्टी चलती रहती है। यही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी संडे को, मैं एकदम एग्जैक्ट टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस कर दूंगी, जो इधर से उधर नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिसलेक्सिया इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी जो डिसलेक्सिया है, यानी डिसलेक्सिया आपको पता है पठन संबंधी विकार कहते हैं डिसलेक्सिया को, रीडिंग डिसऑर्डर है मेनली। इसके अलावा इसमें एक और चीज शामिल है, जिनको पता है वो बताएंगे कि डिसलेक्सिया की कौन सी एक विशेषता नहीं है, नॉट पूछा है।
देखिए एक बार, पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ रीडिंग प्रिसीजन, स्पीड एंड परसेप्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ द यूज ऑफ अ राइट और लेफ्ट हैंड, स्लो राइटिंग स्पीड, डिफिकल्टी लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग प्रिंटेड वर्ड्स, यानी वाचन परिशुद्धता के बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, सही गति से पढ़ नहीं पाता, या फिर सीधे या उल्टे हाथ का प्रयोग, यानी वो लेफ्ट हैंड से लिखता है या राइट हैंड से लिखता है, या फिर लिखने की धीमी गति, यानी जो स्पीड है वो क्या है, स्लो है लिखने की, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई। कई लोग इसमें गलतियां कर रहे हैं। देखो, स्लो राइटिंग स्पीड पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो एंग्जाइटी फील कर सकता है लिखते समय, क्योंकि जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही नहीं। यदि ऑप्शन में दोनों चीज आ जाए ना, रीडिंग और राइटिंग, तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं डिस्लेक्सिया के केस में। मेनली ये रीडिंग डिसऑर्डर है, बट जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही कैसे? डिस्लेक्सिया क्या है बेसिकली? वो जो आपको ईशान अवस्थी याद आ रहा होगा, तारे जमीन पर का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को डिस्लेक्सिया रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आइंस्टीन को या बहुत सारे फेमस लोगों को भी डिस्लेक्सिया होता है, कॉमन परेशानी है एक तरह की। तो ये क्या है, एक डिसऑर्डर है जिसमें पढ़ने से संबंधित, स्पीड से संबंधित परेशानी होती है, एंग्जाइटी फील होगी ऐसे व्यक्ति को पढ़ने में। डिफिकल्टी लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग प्रिंटेड वर्ड्स, ऑब्वियसली जब पढ़ने में समस्या है तो दिमाग में सीक्वेंस याद करने में दिक्कत होगी। ठीक, लास्ट चीज क्या है, एक बात यहां गलत है और वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है क्वेश्चन। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया पेडागोजी का तो आधी बात तो आपकी वहीं सॉल्व हो गई। बहुत बढ़िया, सीरियस होके बोलिए, अब पक्का वाला टाइम बता देंगी। हाँ वर्षा, मैं बिल्कुल सीरियस होके बोल रही हूँ, पक्का वाला टाइम बता दूंगी, है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द यूज ऑफ अ राइट और लेफ्ट हैंड, यानी सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ये बात बिल्कुल गलत है कि डिस्लेक्सिया है तो लेफ्ट हैंड ही यूज करेगा या राइट हैंड ही यूज करेगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यूज करने का उल्टे या सीधे हाथ के प्रयोग का कोई संबंध नहीं है डिस्लेक्सिया से। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो उल्टे हाथ से लिखते हो, डिस्लेक्सिया ना हो उनको। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो सीधे हाथ से लिखते हो, डिस्लेक्सिया ना हो या हो भी। क्यों? क्योंकि इसका कोई संबंध नहीं है, ये बच्चे की चॉइस हो सकती है या एक आदत भी हो जाती है कई बार। लेफ्ट हैंड से यदि वो लिखता है तो उसका राइट ब्रेन यूज होगा, और राइट हैंड से लिखेगा तो लेफ्ट ब्रेन यूज होगा। इतनी सी सिंपल सी बात है। ठीक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सीधे हाथ से लिखे या उल्टे हाथ से लिखे, इससे डिस्लेक्सिया का कोई संबंध नहीं है। और हमसे वही पूछा था डिस्लेक्सिया की कौन सी विशेषता नहीं है, तो डिस्लेक्सिया इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के यूज से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज द रिजल्ट ऑफ, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो किसका रिजल्ट था? कोठारी कमीशन का, नेशनल करिकुलम क्रिएशन 2005 का, नेशनल एजुकेशनल प्लान 1986 का, नेशनल करिकुलम कंपोजिशन 2000 का। बताइए एक बार, आंसर कीजिए, फटाफट से बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इवन आई विल ट्वीट फॉर हिम। और बताओ, तो हम कह सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज द रिजल्ट ऑफ नेशनल एजुकेशनल प्लान 1986। वैसे ये प्लान की जगह पॉलिसी होना चाहिए, यहाँ गलत टाइपिंग है या ट्रांसलेशन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP बोलते हैं इसको, 1986 की राजीव गांधी के टाइम पर ये आई थी, और 1987 में ये शुरू हो गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसमें बेसिकली बात ये थी कि 14 साल तक के बच्चों को, 1986 की जो नीति है, शिक्षा नीति, उसमें बात ये थी कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल पाए 1995 तक, जो कि बहुत बाद में हुआ। और उस चीज को करने के लिए बीच में जो एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, यानी ब्लैक बोर्ड अभियान करके। और उसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक बोर्ड्स बांटे जाएंगे, उसका मतलब ये था कि जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक, वो उपलब्ध हो। बैठने के लिए एटलीस्ट एक चेयर टेबल या जो भी है, एक डेस्क का प्रावधान हो, एक बोर्ड हो, कुछ जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइमरी लेवल पे, वो अवेलेबल हो। ठीक, शिवानी सिंह कह रही हैं आपकी वजह से 136 आए, बहुत बढ़िया सीटेट में। तो ये उपज जो है, जो बात हुई इस बात की, ये सबसे पहले 1986 की नीति में हुई। ठीक, 1986 की। कोठारी कमीशन तो 64 to 66 में आया था, है ना, तो यहां पे बात नहीं हुई थी इस बात की। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू राइट एन एसे एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन आवर लाइव्स, अंडर व्हाट लेवल डज इट फॉल, यानी छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने को कहा गया। यह किस
अंतर आता है। मतलब कुछ बच्चे हैं क्लासरूम में, उनको कहा गया एक काम करो, एक एस्से लिखो और एक्सप्लेन क्या करना है एस्से में कि पॉल्यूशन का हमारी लाइफ पे क्या फर्क पड़ सकता है, प्रदूषण के प्रभाव क्या हो सकते हैं हमारे जीवन पे, इस पे एस्से लिखने को कहा गया बच्चों को। मतलब क्या होगा अब इसका, ये नॉलेज से संबंधित है यानी ज्ञान से, एप्लीकेशन से संबंधित है, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है, या फिर एनालिसिस से संबंधित है। जब आप एस्से लिखते हैं, बहुत सारे लोग इसको एनालिसिस कह रहे हैं, एनालिसिस में आप टुकड़ों में विभाजित करके देखते हैं, लिख नहीं रहे हैं आप, है ना। आपको पता है जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा पॉल्यूशन का, इसमें आपने अप्लाई किया उस टॉपिक को जो आपको आता है, पता किया है या सर्च किया है, जाना है, पढ़ा है, समझा है, फील किया है, उसको आपने अप्लाई कर दिया, कुछ नया नहीं क्रिएट कर दिया। ठीक, तो विश्लेषण नहीं, एप्लीकेशन लगेगा, यूज करेगा बच्चा, अप्लाई करेगा। ठीक, अंडरस्टैंडिंग है कि इस टॉपिक को समझे। जब लिखने को कह दिया इसका मतलब नॉलेज हो गई होगी, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, अप्लाई करेगा अब वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जो भी उसने सीखा पॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लैंग्वेज टीचर इज रीडिंग द पोएम इन द क्लासरूम, अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स ऑफ द पोएम इन द क्लासरूम एंड आस्किंग द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन और टू हैव अ वाइडर आइडिया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा एक बार। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कहता है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है, यानी पहले वो खुद विवरण समझते हैं और फिर बच्चों को समझा रहे हैं जो भी टीचर हैं, और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। मतलब बच्चों को कहा जा रहा है पहले तो वो खुद समझते हैं कि उसका विवरण क्या होगा, ऑब्वियसली टीचर हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ जो है पता हो, सीखना भी जरूरी है, तो वो खुद समझते हैं, फिर बच्चों को समझाते हैं उसका विवरण, और बच्चों को कहते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल करके बताओ। दैट मीन्स आप इस पे मत जाइए कि पहले वो समझ रहे हैं, सिंपल बात है, यदि बच्चे को कंक्लूजन ड्रॉ करना है दैट मीन्स एग्जाम्पल से नोन से अननोन लेकर के जाया जा रहा है, कंक्लूजन पहले से नहीं पता, तो एग्जाम्पल टू रूल या कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि लेकर के जा रहे हैं। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए नोन टू अननोन जा रहे हैं, नोन टू अननोन जा रहे हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं, यानी जो बच्चा जानता है, जानता क्या है, जो विवरण है, एक्सप्लेनेशन है, वो जानता है, और क्या नहीं जानता, कंक्लूजन नहीं जानता, उसको वो निकालेगा। तो ये इंडक्टिव मेथड में होता है ऐसा, नोन टू अननोन जाना, ना कि डिडक्टिव में। डिडक्टिव में तो पहले ही कंक्लूजन या रूल प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ठीक, तो बी नहीं होगा, ओनली ए इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट मैप तो वहां होता जब कॉन्सेप्ट का कोई एक माइंड मैप तैयार किया होता, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोई परिकल्पना बनी ही नहीं है तो टेस्ट क्या होगा। ठीक, देखो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आवर टीचर इन द क्लासरूम इज डूइंग सम एक्टिविटीज लाइक, ए ऑप्शन आस्किंग नॉट ओनली व्हाट हैपेंड बट ऑल्सो हाउ एंड व्हाई। एक और भी रीजन है इसका, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे क्लास के बाद, थोड़ी एनर्जी कम होने का, सालों पुरानी हैबिट मैंने चेंज की है, मैं रात को जगती थी दिन में सोती थी, अभी उल्टा कर रही हूँ और बड़ी दिक्कत हो रही है, रात शाम तक होते होते तो आंखों में नींद आने लगती है। देखो अगर मैं बात करूं, आवर टीचर इन द क्लासरूम इज डूइंग सम एक्टिविटीज लाइक, पहली एक्टिविटी क्या है, ए है आस्किंग नॉट ओनली व्हाट हैपेंड बट ऑल्सो हाउ एंड व्हाई, ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, ये भी पूछा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है हेल्पिंग देम टू कंपेयर वेरियस आंसर्स टू अ क्वेश्चन एंड जज विच इज रियली द बेस्ट आंसर, उनको हेल्प करना कि कौन सा आंसर बेस्ट है दो आंसर्स में से कंपेयर करने के बाद। फिर है फ्रॉम थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू दीज एक्टिविटीज ही इज ट्राइंग टू प्रमोट, भाई थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं। अगर फोन को ऐसे देखोगे तो कैसे दिखेगा, लिटा के देखो, दिख जाएगा, एकदम क्लियर है बोर्ड, एकदम क्वालिटी ठीक है, और बेहतर करा देंगे। और बताओ, ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए एक बार, देखिए एनालॉजी है, ये एनालॉजी होती है दो चीजों में समानताओं के बारे में नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग है, हाँ हो सकता है क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ थॉट लगेगा। इंटीग्रेटिव थिंकिंग जैसा कुछ हमने नहीं पढ़ा। कॉन्सेप्ट मैपिंग तो ये नहीं है क्योंकि एक टॉपिक को समझने के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक, तो आस्किंग नॉट ओनली व्हाट हैपेंड, सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ,
कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग लगेगा, आलोचनात्मक चिंतन लगेगा, वो सोचेगा, सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचेगा, सही और गलत के बारे में सोचेगा, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर लेगा चीजों को। दूसरी बात, हेल्पिंग देम टू कंपेयर वेरियस आंसर्स टू अ क्वेश्चन एंड जज विच इज रियली द बेस्ट आंसर। दो आंसर्स को कंपेयर करने में मदद की है टीचर ने, और जज करने को कहा है, मतलब एक डिसीजन पे आने को कहा है, मतलब उसको अब दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा एनालिसिस, सिंथेसिस सब लगा करके वो एक जजमेंट पे पहुंचेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि आंसर होगा क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन कहेंगे इसको। ठीक है बात? थैंक यू सो मच मैम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर योर कंसर्न एंड सपोर्ट। मनदीप, बिल्कुल सही चीज के लिए बोलना ही चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन की अगर हम बात करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। मैंने ये भी बता दिया आपको कि क्रिटिकल थिंकिंग क्यों होगा और बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मतलब ही अलग है उनका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलाई और इवेंट्स दैट कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट्स बिहेवियर, विच साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन मोटिवेशन इन दिस वे। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलाई और इवेंट्स। स्टिमुलाई आप समझते हैं स्टिमुलस या सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या उद्दीपक। उद्दीपक क्या हो सकता है? कोरोना आया, लोगों की नौकरियां गई, आपको लगा यार फलानी आंटी के पास सरकारी नौकरी थी, फलाने अंकल के पास सरकारी नौकरी थी, मजे से बैठे हैं साल भर से, बीच में थोड़े बहुत दिन के लिए गए और सबकी दुनिया इधर से उधर हो गई, उनकी नहीं हुई, शांति से बैठे हैं वो अभी भी। दैट मीन्स स्टिमुलस। क्या स्टिमुलस? मे भी पहले ध्यान नहीं था आपका सरकारी नौकरी की तरफ, आपको दिखा उद्दीपक है। क्या है उद्दीपक? के उत्तेजित कर रहा है उद्दीपक आपको कि लाइफ क्या है, सिक्योरिटी है नौकरी की। ठीक है, तो चलो तैयारी करनी शुरू करते हैं। आपने तैयारी करना शुरू कर दिया, क्या हुआ? रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक, मोटिवेट हो गए आप किसी एक व्यवहार के लिए बाहरी स्टिमुलस को देखकर, अंदर से नहीं था, बाहरी स्टिमुलस को देख करके। ठीक, तो ये क्या है? ह्यूमनिस्टिक तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक तो इंटरनल मोटिवेशन की बात करता है कि अभिप्रेरणा आंतरिक है, बाहरी नहीं है। कॉग्निटिव भी और सोशल पर्सपेक्टिव में हम मोटिवेशन की सच कोई खास बात करते नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो एक ही बात यहां बचती है, बिहेवियरल यानी व्यवहारवादी ही हैं जो एक्सटर्नल दुनिया पे फोकस करते हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे फोकस करते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे फोकस करते हैं। स्टिमुलस कोई भी वो चीज जो आपको उत्तेजित करे कोई एक रिस्पॉन्स देने के लिए, है ना। आपने देखा सरकारी नौकरी और आपने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया क्योंकि आप उससे उत्तेजित हुए, आपको नीड लगी, और रिस्पॉन्स क्या? आपने भी तैयारी करना शुरू कर दिया। एक्सटर्नल है। मोटिवेशन जो है बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवाद में, वो बाहरी है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे ही फोकस करते हैं, बाहरी व्यवहार पे ही फोकस करते हैं। कौन? व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिसके जो जनक हैं उनको कहा जाता है जेबी वॉटसन को, जॉन ब्रॉडस वॉटसन को, जिसमें थॉर्नडाइक, पैवलव, स्किनर, हल, पहले बेंड्यूरा हुआ करते थे, मतलब इतने सारे लोग बिहेवियरिज्म में हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द 3-डायमेंशनल थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, द नंबर फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस इज। एक 3D थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कह दिया जाता है इस थियोरी को, 3D या SOI मॉडल भी कह देते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या। यानी कोई कह रहा है मैम मैं आज न्यू हूं, कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है आप न्यू हैं। कितने फैक्टर्स हैं इंटेलिजेंस के? 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया है इसको? जेपी गिलफर्ड ने, जॉय पॉल गिलफर्ड ने, जेपी गिलफर्ड या गिलफोर्ड बोल देते हैं हम कई लोग हिंदी में। ठीक, तो जेपी गिलफर्ड के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब अगर हम सच देखें तो इनमें से आंसर एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में 150 हैं जो एलिमेंट, सॉरी 150 नहीं, 180 हैं, 180 एलिमेंट्स हैं, 6 × 5 × 6 अगर आप करके देखेंगे। ठीक, सीपीओ के हिसाब से, कंटेंट, प्रोडक्ट और आपका ऑपरेशन के हिसाब से, इसमें 3 साइड होती है ना, 3D मॉडल है, तो कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। जिन्होंने ये थियोरी पढ़ी है बहुत खुशी की बात है, नहीं तो यूट्यूब पे मैंने कराई हुई है।
देखो ये 90 इसमें कभी नहीं थे, 110 भी कभी नहीं थे, 135 भी कभी नहीं थे, 120 थे बिल्कुल इनिशियल स्टेज में 1935 में शायद, जब इन्होंने ये थियोरी पे इनिशियली जो एलिमेंट्स हैं, तत्व दिए थे वो बुद्धि के, कितने दिए थे, 120 दिए थे। इनका जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके का बनता है, 3D मॉडल, जिसमें फिर हर एक साइड में कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कुछ इधर होंगे कंटेंट के, फिर प्रोडक्ट के होंगे, तो ये टोटल मिलाकर के 120 एलिमेंट्स शुरुआत में थे। फिर इसके बाद में अगर इन चारों ऑप्शंस में से कुछ ना हो, 150 हो, तो वो भी सही कि बाद में ये था। अभी जो लेटेस्ट है वो 180 है। तो आपके साइकोलॉजी में सही और गलत जैसी चीज कम होती है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि दिया क्या है, पूछा क्या है आपसे। ठीक, तो हम कह सकते हैं 180 हैं एट प्रेजेंट। इनिशियली 120 थे, फिर 150 हुए जब इन्होंने दोबारा इस थियोरी को रिवाइज किया, और जो लेटेस्ट हैं वो कितने हैं, 180। ठीक, 3 साइड्स हैं इसमें, 3D थियोरी इसीलिए कहा जाता है, जैसे 3 डायमेंशन है, ये जो मैंने क्यूब बनाया हुआ है, एक तरफ है कंटेंट, फिर प्रोडक्ट और ऑपरेशन। ठीक, इतना पता होगा तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, काम बन जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि इसके अंदर का नहीं पूछता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस की थियोरी नहीं है, यानी बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, 4 ऑप्शंस में से कौन, बताइए, फटाफट से बताइए। 1 एलिमेंट थियोरी, 2 एलिमेंट थियोरी, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन या प्लूरलिज्म प्रिंसिपल। आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे, बताइए। टाइम मैं कंफर्म कर दूंगी परसों। 1 एलिमेंट थियोरी, हाँ 1 एलिमेंट, या इसको हम कह देते हैं 1 फैक्टर थियोरी, जिसको दिया था किसने, एल्फ्रेड बिने ने। 2 फैक्टर थियोरी, जिसको स्पीयरमैन ने दिया है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर। प्लूरलिज्म थियोरी नहीं कहेंगे इसको, एक्चुअली इसका ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, इसको कहेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत, जिसको थॉर्नडाइक ने दिया है। बस एक ही चीज गलत है, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन या थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, ये कोई भी सिद्धांत ही नहीं है बुद्धि का, ऐसी कभी बात ही नहीं हुई, ये आपकी हेरिडिटी से संबंधित एक सिद्धांत है, तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता, ये बिल्कुल सिरे से नकारेंगे इसको, फैक्चुअली ही गलत है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा समझ के चलेंगे, और अब ऐसे ही होने वाले हैं, सेशंस आपके थोड़े से कम हो जाएंगे वीक में, बट भयंकर सेशन होंगे, अच्छे सेशंस होंगे, जितने भी सेशन होंगे, परसों टाइम टेबल अपडेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट डज द अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड, यानी अफेक्टिव का मतलब क्या है, इमोशनल एस्पेक्ट। अफेक्टिव का मतलब है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी कभी ना कभी, ना पढ़ी हो तो पढ़िएगा एक बार। ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं दीपेश। रीसेट कर लीजिए सोनी। बुलबुल कह रही है टाइम टेबल तो बन जाएगा, बट फॉलो होगा कि नहीं, बिल्कुल फॉलो होगा। मैम आप बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हो, सब काम का होता है और अच्छे समझ में भी आता है। रचना, बस और क्या चाहिए जीवन में। मैं अच्छी हूँ शिवांगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does the affective domain include? अफेक्टिव का मतलब है इमोशंस, इफेक्टिव नहीं है। कई लोग इसको इफेक्टिव भी बोल देंगे और इफेक्टिव को अफेक्टिव बोल देंगे, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अफेक्टिव का मतलब है जो आपको अफेक्ट करे, प्रभावित करे, इमोशन से संबंधित है। इफेक्टिव इज प्रभावी, ठीक, बेहतर। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी और फिजिकल स्किल्स की, तो पर्सनैलिटी और फिजिकल स्किल्स का स्पेशली यहाँ और लगा हुआ है ना, तो कोई संबंध नहीं है आपके इमोशन से यहाँ पे, एटलीस्ट जो बीएस ब्लूम बात करते हैं अपनी टेक्सोनॉमी में, जो ब्लूम का वर्गीकरण है, इंक्रीज्ड इमोशंस और इमोशनल एरियाज, हाँ इमोशंस से संबंधित तो बात होती है। फिर है नेक्स्ट चीज, मानसिक कौशल यानी मेंटल स्किल्स, ये कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित है। फिर है लास्ट फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो ब्लूम ने 3 एस्पेक्ट बताए हैं, बीएस ब्लूम ने। आंसर इसका बी है, क्योंकि इमोशंस यानी भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्र में वृद्धि को ही अफेक्टिव डोमेन से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इमोशंस से वही डोमेन जुड़ा हुआ है। बीएस ब्लूम ने एक वर्गीकरण दिया, सीखने के कुछ डोमेन दिए, अच्छा ये तो क्लास है, सीखने के कुछ क्या दिए, डोमेन दिए, डोमेन्स ऑफ लर्निंग बताए, 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ठीक, कुछ पक्ष दिए सीखने के बीएस ब्लूम ने, ब्लूम टेक्सोनॉमी में, ठीक। एक है कॉग्निटिव, इसको कैप से याद रख सकते हो, सर पे लगाने वाली टोपी से। कैसे याद रखोगे, CAP कैप, CAP कैप, तीनों जो पक्ष हैं वो CAP कैप। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको शॉर्ट फॉर्म में चीजें याद रहें,
ठीक है। राज पुरोहित कह रहे हैं आप इग्नोर कर रहे हो, इतने सारे लोग हैं, कैसे मैं आप सबका जवाब दे सकती हूँ? किसी ना किसी को तो लगना ही है कि मैं इग्नोर कर रही हूँ। अफेक्टिव एंड पी फॉर साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन। ठीक, ये 3 पक्ष हो गए आपके, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर हम इसको हिंदी में समझने की बात करें तो हम कह सकते हैं कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष सीखने का, मतलब आपके दिमाग से जुड़ी हुई है एजुकेशन, जिसमें आपकी मेंटल स्किल्स, सोचना, समझना, जानना, ये सब आते हैं। दूसरा है इमोशनल एस्पेक्ट, यानी आपके संवेग, संवेगात्मक पक्ष भी आप इसको कह सकते हो, संवेगात्मक पक्ष भी आप इसको कह सकते हो। फिर है थर्ड साइकोमोटर यानी गत्यात्मक पक्ष। क्या कहेंगे इसको? गत्यात्मक पक्ष। गत्यात्मक का मतलब है एक्टिविटी करके सीखना, यानी फिजिकल एस्पेक्ट से संबंधित है ये आपका डोमेन। ठीक, अगर मैं बात करूं तो थिंकिंग एस्पेक्ट से संबंधित है ये, क्योंकि मेंटल स्किल्स, मानसिक क्षमताएं जो भी है, दिमाग का इस्तेमाल कॉग्निटिव में ही होगा, मेंटल स्किल्स को ही कॉग्निशन कहते हैं। ठीक, अफेक्टिव में आपके इमोशंस, आपके हार्ट का यूज होगा, आपके इमोशंस का यूज होगा। ठीक, जो हैंड, हार्ट और हेड वाली जो थियरी है 3H की, जिसमें हम बात करते हैं। ठीक, फिर है आपका साइकोमोटर, इसमें डूइंग एस्पेक्ट आएगा, यानी व्यवहार का करना पक्ष शामिल है, कोई चीज करके, फिजिकली एक्टिविटी करके ही बच्चा सीखेगा, तो डूइंग एस्पेक्ट आएगा। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो बेस्ट तरीके की लर्निंग होगी। कैसे भाई? अगर आपने दिमाग से समझ लिया, हाथों से करके देख लिया, और इमोशंस से आपके वो जुड़ गई चीज जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये तीनों एस्पेक्ट हैं, कैप जिसको हमने कहा है, BS ब्लूम ने तीनों एस्पेक्ट दिए हैं कि यदि आपने तीनों एस्पेक्ट से जोड़ दिया बच्चे के दिमाग से, उसके दिल से, यानी हेड, हार्ट और हैंड यानी फिजिकल एक्टिविटी, तीनों से जोड़ दिया, तो लर्निंग बेस्ट तरीके से होगी, कोई रोक नहीं सकता। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो इसका मतलब था अफेक्टिव का मतलब है इमोशंस, दूसरा नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द फीचर ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण की विशेषता कौन सी है? सोशलाइजेशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप देखेंगे नॉर्मल पेपर्स में, इवन DSSB में भी इतने सारे क्वेश्चन सोशलाइजेशन से हैं। सामाजिकरण क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, स्कूल में सोशलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चे के लिए। ठीक, एक बार आ जाओ पहले सारे के सारे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द फीचर ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण की विशेषता क्या है? सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, जहां आप एक सोशल बीइंग बनना सीखते हैं। समाज, आप एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि अरस्तु कहते हैं, अरिस्टोटल, कि मैन इज अ सोशल बीइंग या एनिमल। तो उस केस में हम अकेले तो बॉक्स में तो रह नहीं सकते, तो हम एक समाज में रहते हैं, वहां के कुछ तौर तरीके, कायदे, कानून, नियम कुछ होते हैं जो हमें एक्वायर करने होते हैं, और इसी प्रक्रिया को, जिसमें हम एक एक्टिव मेंबर बनते हैं सोसाइटी के, सोशलाइजेशन कहा जाता है, जब आप समाज में रहना सीख रहे हैं। तो सोशलाइजेशन की विशेषता क्या है ये पूछा है। टू इनकलकेट द बेसिक डिसिप्लिन, ये बात तो सही है, बुराई तो नहीं कर सकते, बट इसको हिंदी में पढ़ेंगे, बुनियादी अनुशासन, मन में बैठाना। मन में बैठाना को इनकलकेट ना कह करके इंडोक्ट्रिनेट या भरना कहेंगे, वो गलत है। आप भरेंगे नहीं डिसिप्लिन को, डिसिप्लिन आता है, ये बात सही है सोशलाइजेशन में। ठीक, फिर है बिहेविंग इन एन अनयूजुअल वे, अजीब तरीके से व्यवहार करना, ये तो नहीं है, सामाजिक तरीके से व्यवहार करना सोशलाइजेशन का फीचर होगा। नॉलेज और स्किल गेन्ड बाय इंस्ट्रक्शन और स्टडी अलोन, यानी अकेले निर्देश या अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान या कौशल, यानी आपने कोई एक नॉलेज या स्किल गेन की है, किससे? इंस्ट्रक्शन से या सिर्फ पढ़ करके। सोशलाइजेशन तो लोगों से होता है, समाज से होता है। जो लोग यहाँ टेढ़े मेढ़े कमेंट करते रहते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? भाई सोशलाइज्ड नहीं हुए वो ठीक से, सामाजिकरण उनका ठीक से नहीं हुआ। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल, एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की विशेषताएं और ज्ञान। ये बात सही है, क्योंकि लोगों की बात हो रही है, लोगों, कुछ एक विशिष्ट, कोई समाज हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, उसके स्पेसिफिक उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सोशलाइजेशन से संबंधित है। ठीक, एक गली मोहल्ले, देश, शहर, इन सबके अपने अपने एक तरीके हैं सोशलाइजेशन के।
तो जिसमें बात हो रही है लोगों की, वही सही है डी ऑप्शन, सोशलाइजेशन से संबंधित। ठीक, यहां इनकलकेट की नहीं, बेसिक डिसिप्लिन मन में बैठाने की बात हो रही है, भरना नहीं होता डिसिप्लिन, वो ऑटोमेटिकली सोशलाइजेशन से आता है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ डी ही है, नहीं तो ए हो जाता यदि शब्द दूसरे होते तो। 15 क्वेश्चन ही करेंगे, वैसे तो मैं लाई थी कुछ 25 क्वेश्चन आज के लिए, बट मुझे एनर्जी बड़ी डाउन लग रही है, आपको भी लगी रही होगी। व्हाट डज एकोमोडेशन और अडेप्टेशन मीन, यानी जो एकोमोडेशन और अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन आपने पियाजे की थियरी में भी पढ़ा होगा, एकोमोडेशन भी पढ़ा होगा, हालांकि दोनों में हल्का सा अंतर पाया जाता है। अडेप्टेशन एक बड़ा वर्ड है, एकोमोडेशन उसके कंपैरिजन में छोटा है। ठीक, सीटेट का एग्जाम करेंगे।